बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज रेडियो एक्टिविटी का एक बड़ा अहम टॉपिक जो कि न्यूक्लियर फिज़िक्स का एक बड़ा अहम टॉपिक है। इससे पहले जो लेक्चर मैंने लिया था रेडियो एक्टिविटी पर 10.1 में पार्ट 1 में, वो मैंने थोड़ा हिस्ट्री समझाया था कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, कौन से मटीरियल रेडियो एक्टिव होते हैं और कौन कौन से मटेरियल अल्फ़ा खारिज करते हैं, कौन से बीटा खारिज करते हैं, कौन से गामा खारिज करते हैं। एक मटेरियल क्यों अनस्टेबल है, एक न्यूक्लियस खुद ब खुद क्यों टूटती है, कुछ न्यूक्लियाई क्यों स्टेबल है, अल्फ़ा क्यों निकलती है, सिंगल प्रोटॉन क्यों नहीं निकलता। इस तरह के कई सवालात माइंड में आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है, अगर कोई मटेरियल, रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है कि इसमें अगर किसी मटेरियल का एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो और एटॉमिक मास 209 से ग्रेटर हो, तो उस न्यूक्लियस में या उस न्यूक्लियस से खुद ब खुद कुछ शुआएं निकलती हैं, कुछ रेडिएशन निकलती है, और इस फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। कैसे? मैंने लिखा है रेडियो एक्टिविटी द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन। ऐसा फिनोमेना, ऐसा अमल जिसमें खुद ब खुद एक न्यूक्लियस में से कुछ रेज, कुछ शुआएं खारिज होती है, और उस फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। The phenomena of spontaneous emission of radiation from heavy element is called radioactivity. अगर कोई मटेरियल है उसमें से खुद ब खुद कुछ रेडिएशन निकल जाए तो उसको रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। लेकिन इसमें लिखा है हेवी एलिमेंट। हेवी एलिमेंट, हेवी एलिमेंट का क्या मतलब होता है? हेवी एलिमेंट का मतलब है जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो और जिसका एटॉमिक मास 209 से ग्रेटर हो, तो इसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। लिखा है कि एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, एटॉमिक मास ग्रेटर देन 209, लेकिन यहां पर लिखा है इट इज नेचुरल फिनोमेना। रेडियो एक्टिविटी नेचुरल फिनोमेना है। कौन से एलिमेंट में? 82 से ग्रेटर नंबर वाले एलिमेंट्स में, और ये इंडिपेंडेंट है प्रेशर और टेम्परेचर से। मतलब ये नहीं है कि अगर आप उसको ज्यादा गर्म करें, ज्यादा प्रेशराइज करें, ज्यादा टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप चेंज करें तो ये रेडियो एक्टिविटी वाकया होती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, एक्सटर्नल कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। एंड सिमिलरली इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके लिए पहली बार ये फिनोमेना जो था, इस तरह तो मैंने लेक्चर 10.1 में पूरा डिटेल, पूरा हिस्ट्री डिस्कस किया है कि वो कैसे ये फिनोमेना आ गई फिजिक्स में, लेकिन इस पर जो पहला वर्क था वो रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने लिड बॉक्स ले लिया रदरफोर्ड ने, और इस बॉक्स को उसके अंदर जो है रेडियम इनबॉक्स किया, लिड बॉक्स के अंदर रेडियम रखा, और रेडियम में उन्होंने देखा कि रेडियम में 3 टाइप के रेज निकल रहे थे। जब रदरफोर्ड ने एक लिड बॉक्स लिया, एक केविटी लिया, एक बर्तन लिया, उसके अंदर रेडियम डाला, रेडियम का एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है, तो उसने देखा कि उनसे मुख्तलिफ टाइप के शुआएं निकल रही थी। इनमें कुछ ऐसी शुआएं थी, कुछ ऐसे रेस थे जो निगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ ऐसे रेस थे जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो रेस नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो रेस नेगेटिव की तरफ जाते हैं उस पे नेगेटिव चार्जेस है, और जो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए वो गामा है, वो न्यूट्रल है। तो जो नेगेटिव प्लेट की तरफ चले गए वो अल्फा रेस थे, उस पे पॉजिटिव चार्ज था, उसका नाम रखा अल्फा रेस। जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए उन रेस का नाम रखा बीटा रेस, यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, और जो स्ट्रेट लाइन में चले गए उसका नाम रखा गामा रेस। तो इस तरह उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मुख्तलिफ टाइम में या एक ही वक्त में 3 टाइप के रेज निकलते हैं। अल्फा रेज निकलते हैं, बीटा रेज निकलते हैं, और गामा रेज निकलते हैं। 3 टाइप के रेज न्यूक्लियस से निकलते हैं, और हमने पढ़ा है
कि यूनिवर्स में, कायनात में 3000 न्यूक्लियड है और इन 3000 न्यूक्लियड में से 257 स्टेबल है और बाकी के तमाम जो है वो अनस्टेबल है। और अनस्टेबल न्यूक्लियस के अंदर जब भी कूलम्बिक रिपल्शन फोर्स बढ़ जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, तो उस वक्त एक न्यूक्लियस टूट जाती है और उनसे जो है 3 टाइप के रेज निकलना शुरू हो जाते हैं। जब एक न्यूक्लियस टूट जाती है तो उनसे जो पहला टाइप का जो रेडिएशन है वो अल्फा रेडिएशन है। अब अल्फा रेडिएशन या अल्फा डीके, फर्स्ट टाइप का जो रेडियोएक्टिव डीके है वो अल्फा डीके है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में बता दिया कि रदरफोर्ड ने एक बॉक्स के अंदर उन्होंने रेडियम को इनक्लोज किया और जब देखा तो 3 टाइप के रेज उन्होंने ऑब्जर्व की। उन 3 टाइप के रेज में से पहला जो टाइप था दैट इज अल्फा डीके और अल्फा रेडिएशन। द रेडियोएक्टिव डीके in which atomic number is decreased by 2 and atomic mass is decreased by 4 known as alpha decay। आपको पता है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस के अंदर, जो कि मेरे पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है कि जब किसी न्यूक्लियस के अंदर आप देखें तो 2 किस्म के फोर्सेस होते हैं जनरली। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड रखता है और दूसरा जो है वो कूलम्बिक रिपल्शन है जो न्यूक्लियॉन्स को तोड़ता है, न्यूक्लियॉन्स को रिपेल करता है और उसकी वजह से न्यूक्लियस टूट जाती है। अब यहाँ पर पहला अल्फा डीके है। अगर एक न्यूक्लियस के अंदर आप देखें तो जब कोई न्यूक्लियस टूट जाती है तो उनसे अल्फा रेज निकलती है और रिजल्ट में उनका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 चेंज होगा, एटॉमिक मास में 4 चेंज आएगा। तो अब देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये पी का मतलब है पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट या मदर न्यूक्लियाई। पेरेंट या मदर न्यूक्लियाई का एटॉमिक मास ए है और एटॉमिक नंबर जेड के बराबर है। लेकिन जब ये न्यूक्लियस, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाता है, कूलम्बिक रिपल्शन बढ़ जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, तो ये न्यूक्लियस टूट जाती है और उनसे अल्फा रे निकलती है। तो पेरेंट न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक मास ए। डॉटर न्यूक्लियाई जब बन जाती है तो उसका एटॉमिक जो नंबर जो था वो 2 कम हुआ, एटॉमिक मास 4 कम हुआ। एक में 4 चेंज आया, एक में 2 चेंज आया और इस तरह डॉटर न्यूक्लियाई में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कम हो गए और उससे रिजल्टेंट जो है हीलियम रे निकल गई और उसके साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकल गई। अब जब कोई पेरेंट न्यूक्लियाई टूट जाती है तो उनसे 2 छोटे, एक बड़ा और एक छोटा न्यूक्लियस बन जाता है। बड़े न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, डॉटर, और छोटे न्यूक्लियस को हम हीलियम कहते हैं। अब हीलियम जो है ये क्या चीज है? हीलियम अल्फा पार्टिकल है, यानी अल्फा इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अल्फा जो है ये न्यूक्लियस का, हीलियम का न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर लिखा है वेयर He यानी हीलियम, ये न्यूक्लियस को हम अल्फा कहते हैं, ये अल्फा के बराबर होगा, हीलियम को हम अल्फा कहते हैं। फिर उसी तरह इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। जब किसी न्यूक्लियस से अल्फा निकल गई तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 चेंज आया और एटॉमिक मास में 4 चेंज आया। इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। अल्फा के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसी तरह फिर यहां कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूं कि अल्फा कौन से मटेरियल ऐसे हैं जिनसे अल्फा रे निकलती है। तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, रेडियम 88-226, इससे बन जाएगा रेडान। 88 से कम हुआ 86 पर, 226 से 222 पर आया, मतलब एटॉमिक नंबर में 2 कमी आ गई। एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक मास में 4 कमी आ गई, 226 से 222 पे आ गई, प्लस अल्फा प्लस हीट। अब अगर आप न्यूक्लियॉन्स को काउंट करें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, 86 प्लस 2 88 आएगा, 222 प्लस 4 26 आएगा। तो न्यूक्लियॉन नंबर ये कंजर्व होते हैं और अल्फा निकलने के साथ ह्यूज अमाउंट में एनर्जी भी निकल गई। उसके बाद एक दूसरा रिएक्शन है सीबोर्गियम। सीबोर्गियम ये एक एलिमेंट है, इससे रदरफोर्डियम बना, सीबोर्गियम से बन जाएगा रदरफोर्डियम।
एटॉमिक नंबर 106, 104 आया। एटॉमिक मास 263 से आया 259 पे, 263 से कम हुआ 259 पर आया। साथ में एक अल्फा निकल गई और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये तो एक जनरल कंसेप्ट था। यहां पर लिखता है कि व्हाई सम न्यूक्लियाई रेडिएट अल्फा, अल्फा क्यों निकलती है। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर कमीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाई सम न्यूक्लियाई इमिट अल्फा रेज। इसके दो रीजन है। रीजन नंबर 1, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कम है और कूलम्बिक रिपल्शन ज्यादा है तो ये अल्फा को इमिट करेगा। और दूसरा जो बेसिक आंसर है वो ये है कि अल्फा की जो बाइंडिंग फ्रिक्शन है या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो बहुत ज्यादा है। तो ये सेकंड रीजन, ये ज्यादा प्रोमिनेंट आंसर है। व्हाई सम न्यूक्लियाई इमिट अल्फा, बिकॉज अल्फा हैज larger binding energy per nucleon, that's why most या sometime nuclei radiate alpha। अब अल्फा की कुछ वैल्यूज है। इट हैज हाई आयोनाइजेशन एंड लो पेनिट्रेशन। जब किसी न्यूक्लियस में से अल्फा निकलती है तो अल्फा की आयोनाइजेशन ज्यादा है और पेनिट्रेशन कम है। इसकी आयोनाइजेशन ज्यादा है, ये मोर आयोनाइजेशन काज करता है, लेकिन उसकी पेनिट्रेशन कम है। और ये हमें काउंटर से ये पता चला है। मुख्तलिफ काउंटर्स है हमारे पास, उन काउंटर्स में हमें ये पता चला है। इट्स बाइंडिंग एनर्जी इज रेंजिंग फ्रॉम 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। न्यूक्लियस से जो अल्फा रेज निकलते हैं तो किसी की एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी के 9 है, किसी की 7 है, किसी की 5 है, लेकिन हम आमतौर पर एवरेज लेते हैं 7। अल्फा की एवरेज एनर्जी जो है नॉर्मली जो हम न्यूक्लियाई लेते हैं उसकी एनर्जी है अल्फा की वो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन डिफरेंट न्यूक्लियाई अगर आप ले ले तो 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। बट रिमेंबर, जो न्यूक्लियस है, आपके सामने एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो वॉल है इसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ये बैरियर है और इस बैरियर से निकलने के लिए अल्फा के पास 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। इस न्यूक्लियस से निकलने के लिए 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, ये क्वांटम फिनोमेना है, हमारे पास जो अल्फा है अगर आप देखें तो एक कंपैक्ट फॉर्म ले लें। ये मेरे पास 4 जर्रात आ गए, 4 न्यूक्लियॉन आ गए। ये रेड कलर के 2 न्यूट्रॉन है और ब्लू कलर के 2 प्रोटॉन है, तो 4 न्यूक्लियॉन्स हो गए। ये जब निकलती है तो ये क्या है, ये अल्फा है। अल्फा ये न्यूक्लियस के अंदर ये वाइब्रेट कर रही है और उसके पास जो एनर्जी है वो 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। लेकिन इस अल्फा को निकलने के लिए, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए जो अल्फा के पास नहीं है। लेकिन ये क्वांटम फिजिक्स है कि ये रेडियो एक्टिव डीके ये एक स्टैटिस्टिकल, एक प्रोबेबिलिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। इसके लिए क्वांटम फिजिक्स को समझना जरूरी होता है। तो यहां पर यह बात है कि अल्फा जब न्यूक्लियस के अंदर वाइब्रेशन कर रही है तो इसका जो वेलोसिटी है ये 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड है। न्यूक्लियस के अंदर जो अल्फा है वाइब्रेट कर रहा है कितनी स्पीड के साथ, 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड के हिसाब से। और इसकी जो मतलब फ्रीक्वेंसी है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है यानी इसकी जो वाइब्रेशन है ये 10⁻21 टाइम, ये जो अल्फा है ये इस वॉल के साथ 10⁻21 टाइम एक सेकंड में कोलाइड करता है, कोलाइड करता है, कोलाइड करता है। और जब ये 10 ईयर्स पूरे करते हैं, 10 ईयर्स यानी 10 बिलियन साल पूरे हो जाते हैं तो ये इस बैरियर को क्रॉस करता है। अब सवाल ये है कि अल्फा के पास एनर्जी 4 to 9 है, मिनिमम 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मैक्सिमम 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस दीवार को, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए 25 चाहिए। ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आ गई, तो ये एक स्टैटिस्टिकल फिनोमेना है, एक क्वांटम फिनोमेना है, यहां पर प्रोबेबिलिटी है। तो इसने यहां बार बार टकराया और एक खास टाइम के बाद 10 ईयर के बाद ये डायरेक्ट इस बैरियर को क्रॉस करेगा।
और इस फिनोमेना को क्वांटम टनलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम टनलिंग कहते हैं। तो यहां पर लिखते हैं कि अल्फा के पास जो एनर्जी है 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अल्फा नीड 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू क्रॉस द न्यूक्लियर बैरियर कॉल्ड क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग क्या होता है? ये क्वांटम फिनोमेना है। अल्फा के पास एनर्जी कम है और उसको बैरियर क्रॉस करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब लो एनर्जी वाले पार्टिकल एक हाई एनर्जेटिक बैरियर को क्रॉस करे तो इस फिनोमेना को क्वांटम टनलिंग कहते हैं। एंड इट इज ए स्मॉल एंटिटी, अल्फा इज ए स्मॉल एंटिटी मूविंग बैक एंड फोर्थ। ये आगे पीछे हरकत कर रहा है वेलोसिटी 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, एंड कोलाइड विद 10⁻21 टाइम पर सेकंड। 10⁻21 टाइम एक सेकंड में कोलाइड करता है, एंड विल टेक 10⁻10 ईयर टू स्केप। तो ये था अल्फा फिनोमेना कि अल्फा एक न्यूक्लियस से जब निकलती है तो उसके बाद न्यूक्लियस थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है और अल्फा की जो बाइंडिंग एनर्जी है ये 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इस तरीके से अल्फा की निकलने के बाद न्यूक्लियस जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है। इस तरह के जो अदर बीटा डीके है, गामा डीके, उसको देखने के लिए आप मेरे इसी चैनल पे रहिएगा, फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जान पे। बाकी लेक्चर भी आते हैं और उसके लिए आप मेरे अगले लेक्चर पे भी जाइए, वो भी डिटेल के साथ देखिए। थैंक यू वेरी मच।